वेलकम टू INT सिटी। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका ओवरव्यू ऑफ vCenter सर्वर पार्ट 2। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम देख रहे हैं वो है आपकी ESXi एंड vCenter सर्वर कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपका ESXi होस्ट डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली आपके vSphere क्लाइंट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो vSphere क्लाइंट है वो कौन सी सर्विस से बात करेगा, आपकी होस्ट डी सर्विस से क्या करेगा, बात करेगा। ठीक है, और अगर आपका ESXi होस्ट vCenter सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो vSphere क्लाइंट है वो किससे बात करेगा, vCenter सर्वर से बात करेगा और vCenter सर्वर आपके VPXA से बात करेगा और VPXA किससे, होस्ट डी से काम करवाएगा। ठीक है, मतलब कि VPXA क्या है, VPXA एक सर्विस है या फिर एक एजेंट है जो कि क्या करता है, आपके vCenter सर्वर और होस्ट डी के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, जब आप vCenter सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, ब्लैंक होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी होस्ट ESXi होस्ट ऐड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ESXi होस्ट को क्या करवाना पड़ेगा, ऐड करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप ESXi होस्ट को vCenter सर्वर में क्या करोगे, ऐड करवाओगे। ठीक है, तो vCenter सर्वर क्या करेगा, उस ESXi होस्ट पे VPXA सर्विस को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब हम पोर्ट के बारे में बात करते हैं vCenter के। जब आपका vCenter सर्वर vSphere क्लाइंट से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, बात करता है, तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है 443 या 80 पे होता है। ठीक है, जब आपका vSphere क्लाइंट, जब आपका vCenter सर्वर vSphere वेब एक्सेस से बात करता है तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, वो होता है 443 पोर्ट पे। ठीक है, और जब आपका ESXi और जब आपका vCenter सर्वर ESXi और ESX से बात कर रहा है तो जो वो कम्युनिकेशन किस पे होता है, 902 या फिर 903 पर होता है। ठीक है, और vCenter सर्वर अदर SDK क्लाइंट से बात कर रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK का फुल फॉर्म होता है। अगर आपका vCenter सर्वर किसी दूसरे SDK क्लाइंट से बात कर रहा है, ठीक है, तो वो जो होता है वो कम्युनिकेशन किस पे होता है, आपका 443 पे ही होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूं अदर SDK क्लाइंट क्या होते हैं, जैसे कि आपका NetApp है। ठीक है, NetApp ने क्या बनाया, NetApp ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि किसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है, आपके vCenter सर्वर के साथ ही क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर आपके vCenter से बात करने के लिए कौन से पोर्ट का यूज करेगा, 443 का यूज करेगा। ठीक है, आपके vCenter सर्वर्स में क्या होते हैं, प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, EMC के, NetApp के या फिर सिस्को के डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अपने vCenter सर्वर में क्या करेंगे, अपने प्लगइन्स को ऐड करवा देंगे। ठीक है, ताकि आप vCenter सर्वर से ही क्या कर सके, NetApp के डिवाइसेस को और EMC के स्टोरेज को और सिस्को के डिवाइसेस को क्या कर सके, vCenter सर्वर से ही क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, मतलब कि आपका सारा काम कहां से हो जाए, एक ही जगह से हो जाए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, vCenter प्लगइन्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको फोटो दिखाता हूं, जैसे कि जब vCenter सर्वर को एक्सेस करोगे तो इसका होम टैब ऐसा दिखेगा, होम स्क्रीन। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशन या अप्लायंसेस में, एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं कि किसका, आपका NetApp का प्लगइन ऐड है। ठीक है, अपडेट मैनेजर का भी प्लगइन ऐड है, vShield का प्लगइन क्या है, ऐड है। ठीक है, तो ये सभी जो कहलाते हैं दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं vCenter सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, vCenter सर्वर के अंदर आपके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कंपोनेंट होता है आपका डेटाबेस इंटरफेस। ठीक है, डेटाबेस इंटरफेस जो होता है, ठीक है, तो आपका vCenter सर्वर डेटाबेस से बात करने के लिए किसका यूज करता है, डेटाबेस इंटरफेस का यूज करता है। ठीक है, एक दूसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका, अगला जो कंपोनेंट है वो है आपका ESX सर्वर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपका जो vCenter सर्वर है वो आपके ESXi होस्ट से बात करने के लिए किसका यूज करता है,
ESX सर्वर मैनेजमेंट का यूज करता है, ठीक है। इसके अलावा एक कंपोनेंट है आपका एक्टिव डायरेक्टरी इंटरफेस, ठीक है। तो आपका vCenter सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी से कम्युनिकेशन करने के लिए किस इंटरफेस का यूज करता है, एक्टिव डायरेक्टरी इंटरफेस का यूज करता है। इसके अलावा कुछ होते हैं vSphere APIs होते हैं, एक अगला जो कंपोनेंट है वो vSphere API है, ठीक है। तो vSphere API में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे कि vSphere API पे जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, ठीक है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बस मतलब कि आपका VMA हो गया, वीमा, ठीक है, VCLI, पावर CLI और CIM, ठीक है, ये वाली चीजें। प्लगइन्स हो गई, प्लगइन्स मतलब कि वही आपका कि अपडेट मैनेजर का, ठीक है, ऑटो डिप्लॉय का, साइट रिकवरी का या फिर EMC का कोई प्लगइन्स है, ये वाले प्लगइन्स, और आपके vSphere क्लाइंट, ठीक है। ये सभी जो vCenter से जो कम्युनिकेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, vSphere API के थ्रू करते हैं, ठीक है। इसके अलावा vCenter सर्वर की क्या है, अपनी कोर सर्विसेज है, जैसे कि आपकी है होस्ट एंड VM कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। इसके अंदर और आती है VM प्रोविजनिंग, अलार्म्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लॉगिंग, ठीक है, टास्क शेड्यूलर, रिसोर्स एंड वर्चुअल मशीन इन्वेंट्री मैनेजर। ये सारी चीजें जो आती है वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, कोर सर्विसेज के अंदर आती है। इसके अलावा एक और जो अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज में आपकी DRS, HA, vMotion, फॉल्ट टॉलरेंस, ये सभी जो आती है वो कहीं के अंदर आती है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज में आती है। इसके अलावा एक और जो अगला कंपोनेंट है वो आपका यूजर कंट्रोल एक्सेस है, यूजर एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो यूजर एक्सेस कंट्रोल के थ्रू क्या कर सकता है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अलग अलग यूजर, ठीक है, जिसका आप देखते हैं यूजर एक्सेस कंट्रोल allow the system administrator to create and manage different level of access to vCenter server for different classes of user, ठीक है। मतलब कि आपके यूजर एक्सेस कंट्रोल के थ्रू आपका एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है, डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट क्या कर सकता है, एक्सेस लेवल क्रिएट कर सकता है vCenter को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, ठीक है, एडिशनल vCenter सर्वर मॉड्यूल्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होते हैं आपके vCenter सर्वर में कई सारे क्या होते हैं, कई सारे डिफॉल्ट मॉड्यूल्स या फिर प्लगइन्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। मॉड्यूल्स को ही प्लगइन बोला जाता है, तो कई सारे प्लगइन्स तो बाय डिफॉल्ट ऐड होते हैं, ठीक है। और भी एडिशनल प्लगइन्स अगर आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के लिए आपका VMware vSphere अपडेट मैनेजर हो गया, VMware साइट रिकवरी मैनेजर हो गया प्लगइन्स, ठीक है, VMware डेटा रिकवरी, ठीक है। ये सारे प्लगइन्स क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐड जरूरत पड़ती तो क्या कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलेंगे ये 3 प्लगइन्स मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से, VMware vCenter स्टोरेज मॉनिटर, vCenter हार्डवेयर स्टेटस, vCenter सर्विस स्टेटस। ये प्लगइन्स आपको क्या मिलेंगे, बाय डिफॉल्ट vCenter को जब आप इंस्टॉल करेंगे तब मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई एडिशनल प्लगइन ऐड करना है जैसे कि इसके अंदर, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर एडेड है ऑटो डिप्लॉय का प्लगइन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, वो प्लगइन्स भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। vCenter सर्वर इज इंस्टॉल्ड विद अ सेट ऑफ डिफॉल्ट प्लगइन्स, ठीक है। टू इंस्टॉल अ न्यू प्लगइन्स यूज द प्लगइन्स मैनेजर इन vSphere क्लाइंट, ठीक है। मतलब कि आप नए प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए किसका यूज करें, प्लगइन्स मैनेजर का यूज करें vSphere क्लाइंट के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।